चलिए ठीक है। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ सत्यम, आप बताइए पिछले क्लास में क्या हुआ था पढ़ाई। सत्यम। सबके पास साउंड जा रहा है मेरा। हाँ। गुरमीत आप बताइए, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़े थे। पिछले क्लास में सर हमने अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया था, जैसे मैंने क्या है डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, और फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं ये बताया, अल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और स्मॉल शेयर होल्डर क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपने बताया था। चलिए और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। डिस्क्वालिफिकेशन भी बताया। डिस्क्वालिफिकेशन का दो तीन पॉइंट आप बता दीजिए। सर डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट ये है कि जो किसी पे क्रिमिनल चार्ज लगे हों वो डिस्क्वालीफाई रहेगा, या फिर है ना जिसके पास डिग्री ना हो, डीआई नंबर नहीं हो, वो डायरेक्टर मतलब वो नहीं बन सकता, या फिर जो जिसने फॉरफिट शेयर शेयर की अलॉटमेंट बनी, या फिर एप्लीकेशन बनी जो मतलब कॉल बनी है उसने नहीं भरी नहीं हो, वो मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उससे। और कोई बैंक करप्ट हुआ हो वो अनसाउंड माइंड अनसाउंड माइंड पर्सन और इंसॉल्वेंट पर्सन, ये सब मतलब ये डिस्क्वालीफाई होते हैं डायरेक्टर बनने। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। सत्यम आप बताओ, आप पिछले क्लास में थे या नहीं। सुजाता आप बताओ, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे। पब्लिक कंपनी में। हेलो। हाँ बताइए। हेलो। साउंड जा रही है सर? फिर से बोलिए, क्या बोलिए आप। मिनिमम सर 15 रहते हैं। 7 से 15 डायरेक्टर रहते हैं सर। मिनिमम 7 और डायरेक्ट मैक्सिमम 15। कितना सही है ये या गलत है बताओ। सबके पास साउंड जा रहा ना मेरा, या साउंड का इशू है। सर सही आ रही है बिल्कुल साउंड बिल्कुल। बैक साइड से कोई साउंड का नहीं ना इशू है। सर सर सब चीज क्लियर है एकदम। चलिए ठीक है। हाँ, तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स कितने होंगे। उज्जवल कितना होगा बताओ। क्योंकि जब तक आप खुद से सही से रिप्लाई नहीं देंगे, कैसे हम आगे बढ़े। जी सर 15 डायरेक्टर नहीं होने के। बहुत से ऐसे है जो डेली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और ये कंपनी लॉ। जब तक आप डेली ज्वाइन नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगी ये क्लास। जी सर इसकी पूरी पीडीएफ बनाओ भेज दो। पीडीएफ है क्या सर थियोरेटिकल? जी सर। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं 10 मिनट तक टाइप कर रहा था, उसके बाद आगे बढ़।
लोगों ने स्टार्ट किया था, बाकी लोग अपने आप म्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ बताइए। जी सर, इसकी जो है ना थियोरेटिकल जो है ना पीडीएफ है क्या, वही पढ़ लेंगे? नहीं समझे आपकी बात को, फिर से बताइए। मैं बोला थियोरेटिकल पीडीएफ जो भाई इसमें लिखित रूप में हो, उसको पढ़ के थोड़ी नॉलेज गेन कर ले। ये पीडीएफ चाहिए क्या आपको? जी। ठीक है, ठीक है, हम send कर- जो पढ़ने के बाद अपना थियोरेटिकल नॉलेज गेन कर ले। ओके, चलिए, ठीक। हाँ, बाकी लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। यहाँ पे देखिए, हमने स्टार्ट किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं कंपनी में, इनका क्या रोल होता है, और किसी बिजनेस चलाने के लिए डायरेक्टर्स क्या भूमिका होती है। कोई भी कंपनी में डायरेक्टर्स जो है वो शेयर होल्डर्स से कैसे डिफरेंट है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग क्लास में देखा था। तो जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो आपका शेयर होल्डर्स हो गए, है ना, वो ऑनर होते हैं बिजनेस में। लेकिन उनके द्वारा बिजनेस चलाने के लिए कुछ कुछ ऐसे पर्सन को अपॉइंटमेंट की जाते हैं जो उस फील्ड के अच्छा नॉलेज होते हैं बिजनेस चलाने की। तो ऐसे पर्सन को डायरेक्टर्स बोला जाता है। तो किसी बिजनेस में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बिजनेस को चलाते हैं, वो देखते हैं बिजनेस कैसे प्रॉफिट, बिजनेस को कैसे प्रॉफिट हो, है ना, बिजनेस क्या क्या सेल करे, मतलब हर एक एक्टिविटी, बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटी होते हैं वो देखते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स दोनों अलग अलग। उसके बाद हमने ये देखा था कि ओपीसी, वो ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी, एक आपका पब्लिक कंपनी, एक आपका प्राइवेट कंपनी। इस सब में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। तो हमने देखा कि वन पर्सन कंपनी, शॉर्ट में उसको ओपीसी बोलते हैं, जिसमें एक ही पर्सन के पास 100% शेयर होल्ड होता है, वो ओपीसी होता है। तो ओपीसी में मिनिमम वन डायरेक्टर, मैक्सिमम किसी को पता है मैक्सिमम कितना होगा? वन ही होता है सर ओपीसी में। हाँ, मिनिमम वन होगा, मैक्सिमम 15 होगी। ये ओपीसी की है, वन पर्सन कंपनी। सेकेंड हमने ये बताया कि प्राइवेट कंपनी जिसके लास्ट में पीवीटी एलटीडी लगा है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 15 होगी। थर्ड में आता है पब्लिक कंपनी जिसके लास्ट में एलटीडी वर्ड यूज होता है, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, ये सब क्या है, पब्लिक कंपनी है। आप यदि पीछे वाला क्लास देखते तो वहाँ मैंने डिटेल में बताया है कि प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी इससे क्लास में की गई है। हम यहाँ पे केवल देखते हैं कि कंपनी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। किसी ने अभी हमें बताया कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 डायरेक्टर्स होते हैं, ये गलत है। वो नंबर जो शेयर होल्ड करते हैं वो मिनिमम 7 होनी चाहिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 3 होनी चाहिए। आई बात समझ में? पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर्स मिनिमम 7 होनी चाहिए, मेंबर्स 7 होनी चाहिए, बट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम 3 होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होगी? तो मैक्सिमम 15 होगी। और इसमें एक केस ऐड किया गया है, आप अपने पब्लिक कंपनी में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके एक मीटिंग में अप्रूवल होने के बाद
आप उसको उसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अप टू कितना तक हम लोग कर सकते हैं, किसी को आइडिया? 30 तक कर सकते हैं, 30 तो हम 30। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को 15 से बढ़ा के 30 कर सकते हैं। लेकिन दो ऐसे कंपनी के केसेस है, इस टाइप के कंपनी है जिसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 से ज्यादा नहीं होगी। जिसमें एक आपका है सेक्शन 8 कंपनी और एक आपका है गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी और सेकेंड आपका है गवर्नमेंट कंपनी। शिवम बता सकते हो आप सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? शिवम, रीता, रजक। एक सेकंड उज्जवल, एक सेकंड, मैं ये क्लास करा दिया हूँ। सुमित, सुजाता, अनमोल, आप बताओ। अनिल, व्हाट इज द सेक्शन 8 कंपनी? हाँ, गुरमीत आप बता दो आप। सेक्शन 8 सर कंपनी और सेक्शन 8 गवर्नमेंट कंपनी कंपनी। वाली कंपनी होती है जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोशल वेलफेयर करना होता है। जैसे एनजीओ हो गई, बहुत सारे जो एनजीओ होते हैं जो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस पे काम करती हैं, सिर्फ म्यूचुअल हेल्प के लिए काम होता है उनमें। सर जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गए, ये सब एनजीओ हैं रिलायंस की तरफ से। जैसे जैसे टाटा का टाटा ने वो खोल रखा है, कैंसर हॉस्पिटल खोल रखा है, तो वो सब चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो वो आप कह सकते हो वो सेक्शन 8 कंपनियां हैं। हाँ अनमोल, सही था आपका। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। और गवर्नमेंट कंपनी क्या हो गई? सर गवर्नमेंट कंपनियां वे वाली कंपनी होती हैं जिसका 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, चलिए, जिनके नाम बहुत में एलटीडी लगा हुआ होता है, और इनमें मिनिमम डायरेक्टर 3 होते हैं और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं ये। चलिए बहुत अच्छा। तो हम सेक्शन 8 कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को मैक्सिमम 15 ही रखेंगे, उसको एक्सीड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, गुरमीत अपने आप को म्यूट कीजिए। उसके बाद हमने देखा था वुमेन डायरेक्टर्स के लिए। हर एक कंपनी जो ये कंडीशन को फुलफिल करेगी उसमें वुमेन डायरेक्टर्स मिनिमम 1 होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है? सबसे फर्स्ट में जितने भी लिस्टेड कंपनी इंडिया में है, अब ये लिस्टेड कंपनी होती क्या है, तो वैसे कंपनी जिसका शेयर सेबी के पास लिस्टेड होता है, जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सके, आईपीओ ला सके, ऐसे कंपनी को लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। जैसे टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, बाटा हो गया। तो ये सब कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी ही चाहिए, जितने भी लिस्टेड कंपनी है। ठीक है। सेकेंड है वैसे पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 CR है, जिसका पेड अप कैपिटल 100 CR है, और जिसका सेल पूरे एक साल में सेल उसका 300 CR या उससे ज्यादा हो, तो उस कंपनी में मिनिमम 1 वुमेन डायरेक्टर रखना ही होता है, उनके लिए नेसेसरी हो जाती है। ये कंडीशन है वुमेन डायरेक्टर्स के लिए।
एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछते हैं, जैसे किसी कंपनी का पेड अप कैपिटल 100 CR है, ठीक है, और उसका सेल 200 CR है, तो क्या वुमेन डायरेक्टर उसमें रखना नेसेसरी है या नहीं? नो सर। होगा नहीं हो सकता। तो ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप वुमेन डायरेक्टर्स को आपके लिए नेसेसरी हो सकती है। वैसे आप रख सकते हैं, लेकिन जब ये क्रॉस करेगी लिमिट तो आपके लिए वो नेसेसरी हो जाएगी। उसके बाद हमने देखा था रेसिडेंट डायरेक्टर्स। रेसिडेंट डायरेक्टर्स होते क्या है? चलिए, जितने भी कंपनी के फॉर्मेट में होते हैं बिजनेस, उनमें कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर्स होनी चाहिए। अब रेसिडेंट डायरेक्टर वो होते हैं जो पिछले साल प्रीवियस ईयर में इंडिया में कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, ऐसे पर्सन को रेसिडेंट डायरेक्टर्स बोलेंगे। तो हर एक कंपनी में जिसमें डायरेक्टर का रिक्वायर होती है, मिनिमम 1 रेसिडेंट डायरेक्टर्स होंगे। रेसिडेंट का कंडीशन क्या है कि वो पिछले साल कम से कम 182 दिन इंडिया में स्टे किया हो। उसके बाद आपका था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इसमें कितना है लिमिट, आप में से कोई? वन थर्ड हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। चलिए, किसी भी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उसका 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। 1/3, यदि मान लेते हैं किसी में 15 डायरेक्टर्स है तो उसका 1/3 5 हो गया, तो 5 डायरेक्टर इज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। दूसरा कंडीशन ये है कि कम से कम आपको मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना है। यदि आपके कंपनी का ये की कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ये किसके लिए कंडीशन है, किसी भी कंपनी में यदि ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, 3 कंडीशन जो मैंने हाईलाइट किया हो, ये कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है तो आपको अपने कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम, मतलब मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना ही होते हैं। क्या कंडीशन है? यदि उस कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 CR से क्रॉस कर गया है। गुरमीत, आप हमें बता सकते हो ये पेड अप कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, ये आप में से कोई बता सकते हो? सर 10 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट के शेयर लोगों ने हमारे किसी कंपनी के खरीद लिए हैं तो वो उसकी पेड अप कैपिटल बन जाएगी। हाँ, जितना पब्लिक से पैसा आ गया है शेयर का फुल अमाउंट, तो वो उसकी पेड अप कैपिटल बन जाती वो पेड अप, वो पेड अप कैपिटल। तो वो ऐसे कंपनी जिसका, आप म्यूट कीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए। वो ऐसे कंपनी जिसमें पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से क्रॉस कर गया है, तो उसमें मिनिमम
दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना होता है। या कंपनी की सेल वैल्यू 100 शेयर से क्रॉस कर गया है, या कंपनी के पास कोई लोन है, डिवेंचर है, वो 50 शेयर से क्रॉस कर गया है, तो इस केस में आपको मिनिमम दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखना ही होता है। वैसे 1/3 आपको रखना होता है यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो। उसके बाद हमने देखा था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कैसे उनका ज्वाइनिंग होता है कंपनी, क्या प्रोसेस होता है। तो किसी कंपनी के लिए तो किसी कंपनी में जो उसकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, एजीएम होती है, उसमें डायरेक्टर्स को अपॉइंटमेंट की जाती है। कंपनी का कुछ किसी पर्सन का कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही वो किसी कंपनी में डायरेक्टर्स बन सकता है। जिसमें फर्स्ट उसमें बताया गया कि उसके पास DIN नंबर होनी चाहिए। DIN मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो उसको MCA के पोर्टल से मिलती है, तो वहाँ पे अप्लाई करनी होती है। मान लेते हैं उज्जवल किसी कंपनी में एज ए डायरेक्टर बन गया है, तो वो विदिन 30 डेज में ROC को बताएगा कि हमने इस कंपनी में एज ए डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुए हैं। अभी हम लोग बड़ी देर में समझेंगे डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है डायरेक्टर्स का, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत कुछ हम लोगों को समझना है। और कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो एवरी ईयर 2/3 रिमूवल होता है, रोटेशनल होता है। से आपके कंपनी में मान लेते हैं 6 नंबर ऑफ डायरेक्टर 6 है, तो उसमें से 2/3 मतलब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आपका हो गया 4 डायरेक्टर्स जो होंगे उसमें से उसको रोटेशनल वे पे मूव की जाती है एवरी ईयर, फिर न्यू को लाया जाएगा। ऐसी प्रोसेस चलती है। हेलो। हाँ बोलिए। देखिए कंपनी में जितने डायरेक्टर्स होंगे है ना, उसका 2/3 एवरी ईयर रोटेशनल की जाती है, मतलब उनको उनको मूव करके न्यू को ज्वाइन कराई जाती है। तो मान लीजिए आपके कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टोटल कितने हैं, 12 है मान लीजिए, तो उसका 2/3 कितना हो गया, 12 का आप 2/3 करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कम से कम 8 ऐसे डायरेक्टर्स होंगे जिनको उस समय मूव किया जाएगा, फिर न्यू वाले को ज्वाइन कराया जाएगा। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पे हमने देखा था एडिशनल डायरेक्टर्स, अल्टरनेट डायरेक्टर्स, ये लोग ये क्या होते हैं, तुम्हें तब बता सकते हो ये दोनों का। सर कौन सा बताना है? एडिशनल डायरेक्टर्स और अल्टरनेट डायरेक्टर्स दोनों क्या होते हैं। सर देखो सर, अल्टरनेट डायरेक्टर तो वाले डायरेक्टर होते हैं, जैसे अगर कोई डायरेक्टर
3 महीने से ज्यादा अगर इंडिया से बाहर रहता है ना, तो उसके हम्म, बदले हम अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करके जाता है, उसके बदले कंपनी में, तो वो अल्टरनेट डायरेक्टर होता है। और जो एडिशनल डायरेक्टर होता है, अगर कोई कोई डायरेक्टर मर जाए या फिर कोई अनसाउंड माइंड हो जाए, है ना, तो ऐसे उसकी जगह अगर कोई हम कोई डायरेक्टर रखते हैं तो वो एडिशनल डायरेक्टर होता है। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, तो आपको ये टाइम आपको याद रखनी होती है कि अल्टरनेट डायरेक्टर्स के लिए 3 मंथ, मतलब यदि आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। शिवम किसी कंपनी में डायरेक्टर्स है, वो इंडिया से बाहर यूएसए गया है 6 मंथ के लिए, मतलब 3 मंथ से ज्यादा के लिए। तो उज्जवल को एज ए डायरेक्टर बनाया जाएगा, तो उज्जवल को अल्टरनेट डायरेक्टर कहा जाएगा। जब शिवम फिर से इंडिया आएगा तो उज्जवल को वहां से मूव किया जाएगा, हटा दी जाएगी वहां से। तो अल्टरनेट डायरेक्टर्स वो होते हैं जब किसी कंपनी में जो वर्किंग डायरेक्टर्स होती है वो इंडिया से आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर जाते हैं मिनिमम 3 मंथ के लिए। 3 मंथ से अगर यदि वो ज्यादा जाएंगे तो अल्टरनेट डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट की जाएगी। यदि वो 3 मंथ से कम के लिए जाते हैं, 2 मंथ के लिए या 1 मंथ के लिए, तो अल्टरनेट डायरेक्टर्स नहीं अपॉइंटमेंट की जाएगी। आई बात समझ में? तो टाइम पीरियड क्या है? 3 मंथ का है, 3 मंथ से ज्यादा का होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा है। एक ये भी बहुत अच्छा था, स्मॉल, मतलब डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा। चलिए, इसमें मैं बता दूंगा है ना, इसमें क्या कंडीशन होती है। इसमें आपको 2 चीज ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स हम लोग किसे कहेंगे। किसी भी कंपनी के लिए स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? हाँ, बोलिए। हाँ, देखिए, स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए ये कंडीशन है कि वो किसी भी कंपनी में यदि मिनिमम वैल्यू अप टू वैल्यू 20,000 तक का इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उस कंपनी के लिए स्मॉल शेयर होल्डर्स होता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल ले लीजिए कि ये टाटा कंपनी है, ठीक है, और यहाँ पे अजय ने शेयर परचेज किया है टाटा कंपनी का, कितने वैल्यू का? 25,000 का। तो क्या अजय टाटा कंपनी के लिए स्मॉल शेयर होल्डर्स होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ सर, क्योंकि इसकी मैं 20,000 वैल्यू से है ज्यादा बीस तो। हजार यदि वो 20,000 तक परचेज करता है, या फिर इसके बदले मैं इसको 20,000 डाल दूं, तब ये अजय जो है टाटा कंपनी के लिए स्मॉल शेयर होल्डर्स हो गया। आई बात समझ में? जी सर। तो किसी भी
कंपनी के लिए कोई भी पर्सन जिसने शेयर होल्ड किया है तब स्मॉल माना जाएगा। तो उस कंपनी के लिए यदि कोई पर्सन 20,000 या उससे कम का वैल्यू का शेयर परचेज किया है तो उसे स्मॉल शेयर होल्डर्स माना जाएगा। अब कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये है या तो 1,000, ठीक है, या 1/10 of total number of shareholders of shareholders। ये दो कंडीशन है। कब किसी कंपनी में ऐसे शेयर होल्डर्स अपॉइंट होंगे जिसका इलेक्शन, मतलब जिसको स्मॉल शेयर होल्डर्स मिलके चॉइस करेंगे, उसको चुनेंगे। तो या तो उस कंपनी में किसी भी, मतलब किसी कंपनी में 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स होनी चाहिए, या जितने शेयर होल्डर्स है उसका 1/10। इसे मान लीजिए इस कंपनी में, किसी कंपनी में 4500 शेयर होल्डर्स है, इसका 1/10 कितना हो गया? 450। या तो 450 या तो 1,000, इस दोनों में से जो कम होगा वो उसकी कंडीशन हो गई। तो यदि वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उस कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा एक डायरेक्टर्स को बनाया जाएगा, एक डायरेक्टर्स को चॉइस की जाएगी। आई बात समझ में? स्मॉल, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये स्मॉल शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो किसी कंपनी में 20,000 या 20,000 से कम के वैल्यू का शेयर परचेज करते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि किसी कंपनी में या तो 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स होनी चाहिए, या कंपनी में जितने शेयर होल्डर्स है उसका 1/10 यदि स्मॉल शेयर होल्डर्स है तो उस कंपनी में एक ऐसे डायरेक्टर होंगे जिसको स्मॉल शेयर होल्डर्स ने मिलके चॉइस किया हो। वही चीज यहाँ पे बताया गया है। बीस हजार से नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर का 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? या तो 1,000 होनी चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर्स, या 1/10 of the total number of such shareholders, which is the lower, have a small shareholders director elected by a small shareholders। ये बात समझ में आई या बाउंस कर गया? सर आ गई। और ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है, डिस्क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? कौन ऐसे पर्सन है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन सकता है? तो सबसे पहला कंडीशन है इज ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन। अनसाउंड माइंड का मतलब हुआ वो, बताओ आप में से कोई। सर जिसको मेंटली प्रॉब्लम हो, मेंटली डिस्टर्ब होता है ना सर, जो वो बन नहीं सकता है, क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले सकता है। जो दिमाग से पागल है वो कैसे डिसीजन ले लेगा? तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाँ बहुत।
जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता है। सेकेंड, वो यदि कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, हाँ, इंसॉल्वेंट मीन्स इंसॉल्वेंट या बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंट जिसकी एसेट, कंपनी की एसेट लायबिलिटी उसकी डबल हो गई हो, एसेट बहुत कम रह गई हो, तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट पर्सन कहलाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, इंसॉल्वेंट किसे माना जाएगा? इंसॉल्वेंट वैसे पर्सन को माना जाएगा जिसका एसेट और उसका लायबिलिटी, तो लायबिलिटी ज्यादा हो गया उसके एसेट से, उस केस में वो इंसॉल्वेंट मानी जाएगी। अब आपके पास से किसी का लोन 50,000 का है, तो आपका पूरा बैंक अकाउंट, आपका पूरा एसेट मिला करके 25,000 की हो रही है, तो इस केस में कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट घोषित की जाएगा। आपने ये वीडियोकॉन का नाम सुना होगा, कंपनी था, है ना, वो जी इंसॉल्वेंट, हाँ, इंसॉल्वेंट हो गई, वो कंपनी क्लोज हो गई है। अभी आपने पेटीएम बैंक का नाम सुना, पेटीएम जी बैंक का भी है, वो धीरे धीरे वो पोजीशन उसकी सही नहीं चल रही है, वो भी लगभग बंद ही होने वाली। तो ये सब ऐसा क्यों होता है, या कुछ ऐसी कंपनी होता है जो काफी रनिंग पोजीशन में होता है, बट वो धीरे धीरे वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, वो क्लोज होने लगता है। तो मेन उसका रीजन होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। उसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है उसके एसेट्स से, या उसके कंपनी में फ्रॉड होता है। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, है ना, आपने बाइजू का नाम सुना है, बाइजू कंपनी का, वो उसका पोजीशन अभी देखिए मार्केट में कितना खराब चल रहा है, उसकी वैल्यू जो थी कहाँ से कहाँ तक चली आई। तो कहीं ना कहीं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे या वहाँ के अकाउंट ऑडिट, ये कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगी, जिसके कारण से कंपनी की वैल्यू गिर जाती है और कंपनी इंसॉल्वेंट होने के पोजीशन पे आ जाती है। तो सिंपल मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी भी पर्सन के लिए इंसॉल्वेंट कब माना जाएगा, जब उसका एसेट कम हो और उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो। तो ऐसे पर्सन भी किसी कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन सकता है, या उस पर्सन का इंसॉल्वेंसी का केस बैंक में पेंडिंग में है। जैसे आपने किसी से 100 रुपीज लिया है, ठीक है, और आप नहीं दे पा रहे हैं उसका, कितना भी बोलने के बाद आप नहीं दे पा रहे हैं, तो वो पर्सन आपके खिलाफ कोर्ट में फाइल करेगा। यदि फाइल हो गई है, डिसीजन अभी पेंडिंग में है, तभी आप किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि कम आपने यदि 6 मंथ से ज्यादा के लिए किसी जेल में चले गए हैं, आपको जेल हो गई है, तो अगले 5 साल के लिए आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। ये बात सब समझ में आ रही है, बाउंस कर रही है? नहीं सर, आ रही है समझ में। सर ये कंपनी लोगों का पार्ट है क्या? हाँ, बताइए, साउंड आपका या मैं? मैं ये पूछ रहा है सर, ये कंपनी लोगों का पार्ट है क्या? हाँ, ये कंपनी लोग का पार्ट। ठीक। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, हम इसको एज ए मॉडिफाई करके मैं बता रहा हूँ, जो आपका बुक का, इसको मैं मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, वही चीज सब चल रही है अभी। पॉइंट फर्स्ट में ये है कि आप यदि 6 मंथ तक यदि आप कोर्ट मतलब जेल में चले गए हैं, तो आप अगले 5 साल के लिए किसी कंपनी में आपको डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। या अगला कंडीशन ये है कि यदि कोर्ट ने आपको डिस्क्वालीफाई किया है ना, आपको डिस्क्वालीफाई बोल दिया है, तो आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। डिस्क्वालीफाई कोर्ट कब बोलेगा? या तो आप क्रिमिनल लॉ के तहत आपको, या आपके ऊपर कोई आईपीसी का सेक्शन को, तो ऐसे में आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। यस सर।
और सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपने यदि आपने किसी भी कंपनी का शेयर परचेज किया है और आप उसका फाइनल कॉल या लास्ट कॉल का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। यस सर। मैं यहाँ पे इसको विस्तार से बात। जैसे इसका टोटल थ्योरेटिकल पार्ट ही। गुरमीत, आप बताओ हमें, ये फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी, ये सब क्या होता है? सर सर ये होता है, जैसे सर आप किसी कंपनी का शेयर परचेज करते हो, तो हम्म, कंपनी क्या होती है, शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाती है ना। तो हाँ जैसा बताओ। आपने, हाँ तो वो इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाएगी, तो आपको जैसे जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे तो उसको एप्लीकेशन मनी बोला जाता है। कंपनी की कंपनी उसको एप्लीकेशन मनी बोलती है, और दूसरी इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट मनी बोलती है। और फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरीके से मतलब चलता है, मतलब जो। और आपको कंपनी जब तक उसका ओनर नहीं मानेगी, जब तक आप उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं भर दोगे शेयर होल्डर की। मतलब शेयर के अगर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक नहीं भर दोगे, जब तक आप शेयर हो उसका एक तरीके से मालिक नहीं माने जाओगे। कंपनी उसको जब्त कर सकती है, फॉरफिडेट कर सकती है शेयर को। जैसे आपने 1,000 शेयर खरीदा, तो 1,000 शेयर की मल्टीप्लाई करेंगे जितनी, जैसा लो एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, तो 1,000 इंटू 3 करोगे तो उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। वो डिवाइड हो जाता है, मतलब एज पर इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करता है, मतलब ऐसे उसके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो हमें सारे इंस्टॉलमेंट भरनी जरूरी होती है। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हो, कंपनी आपके शेयर क्या काम करेगी, आपको 1 मंथ की छूट दे देगी, 2 मंथ की छूट दे देगी, उसके बाद तो आपके शेयर जब्त करके, और आप फिर डायरेक्टर नहीं बन पाओगे किसी कंपनी। हाँ बिल्कुल सही। आप तो जैसे आप इंस्टॉलमेंट में बाइक या कार आप परचेज करते हैं, तो ऐसे ही कंपनी जब आईपीओ लाती है तो वो पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है। फर्स्ट आपका हो गया एप्लीकेशन मनी, सेकेंड आपका होता है अलॉटमेंट मनी, थर्ड आपका हो गया कॉल्स मनी। कॉल्स मनी में भी आपका दो तीन, वो कंपनी अपने अकॉर्डिंग कॉल्स मनी बनाती है कि आपको फर्स्ट कॉल में कितना देना है, सेकेंड कॉल में कितना देना है, फाइनल कॉल में कितना देना है। मान लीजिए कि आपने 2 या 3 इंस्टॉलमेंट आपने पेड किया है और 1-2 आपने पेड नहीं किया है, तो कंपनी आपको 6 मंथ्स तक का टाइम देती है कि आप 6 मंथ के अंदर में आप पेड कर दो जो आपका बाकी का पैसा है। यदि आप बाकी का पैसा पेड नहीं कर पाते हैं, तो आपको एज ए डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और आप लाइफ टाइम में कभी भी किसी कंपनी में डायरेक्टर्स नहीं बन पाएंगे। और आपने जो शेयर परचेज किया होगा कंपनी में, वो शेयर आपसे फॉरफीचर कर ली जाएगी, आपसे जब्त कर ली जाएगी और वो शेयर को फिर मार्केट में बेच दी जाती है। तो यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी मतलब कोई भी पर्सन यदि कंपनी का शेयर परचेज करता है, तो उसको पूरा अमाउंट पेड करनी होती है। यदि किसी ने पेड नहीं किया फाइनल कॉल या लास्ट कॉल, तो वो किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, मतलब वो कंपनी का डायरेक्टर्स नहीं बन सकता है। वही पॉइंट यहाँ पे बताया गया है आपको। He has not paid any calls in respect of any share of the company held by him. 6 मंथ तक यहाँ पे दिया गया है। द लास्ट डे फिक्स फॉर द पेमेंट ऑफ द, आपका जो लास्ट पेमेंट का डेट था उससे 6 मंथ के बाद भी यदि आप पेड नहीं करते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। तो ये आपका ई एफ हो गया जी, यानी जी पॉइंट देखिए क्या है। यस सर।
यहाँ पे मैंने बताया था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कोई ब्रीफ कर सकते हो आप में से? रिलेटिव ट्रांजेक्शन क्या होता है ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में, हाँ सर आप यदि रिलेटेड आप, पार्टी हाँ बताइए। ट्रांजेक्शन जो होती हैं, जो जो घपलेबाजी करती है ना, जैसे अकाउंट को बड़ा चढ़ा के दिखा देना, जो इस तरह हाँ की एक्टिविटी में पकड़ा गया, जैसे विंडो ड्रेसिंग करना, कि अगर अपने टैक्स बचाने के लिए अपना प्रॉफिट को कम दिखाना, या फिर अपनी कंपनी की गुडविल दिखाने के लिए अपने कंपनी के प्रोस्पेक्टस में अपनी कंपनी की को ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाना, जो मतलब गलत एक्टिविटी, नंबर 2 का काम जो करते हैं, मतलब गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होना, और उसमें आप पकड़े गए हो, तो फिर आपको डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा फिर। हाँ, और एक, एक अब आगे आएंगे तो वर्ड सुनेंगे, टैक्स हेवन। टैक्स हेवन करके एक वर्ड होता है। ऐसे वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसे प्लेस को टैक्स हेवन बनाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि कोई कंपनी वहाँ पे बिजनेस करती है तो उसको कम से कम टैक्स देना होता है या नहीं ही टैक्स देना होता है, नो टैक्स या लो टैक्स। तो ऐसे प्लेस को टैक्स हेवन बनाया गया है, बोला जाता है। जैसे आपका सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया। तो अधिकतर जो इंडियन कंपनी होते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस का जो हेड क्वार्टर है, हम अपना बिजनेस का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इंडिया से शिफ्ट करके या यूएसए से शिफ्ट करके हम टैक्स हेवन में चले जाए। मतलब जिस कंट्री में ज्यादा टैक्स लगती है वहां से मूव करके हम वैसे कंट्री में या वैसे जगह चले जाए जहाँ पे लो टैक्स लगता है या नहीं टैक्स लगता है, यस ताकि सर। हमारा ज्यादा प्रॉफिट बच सके और हमारी बिजनेस ग्रो कर सके। ये पॉइंट क्या लिख जब रखा ऐसी है? बात आती है तो यस। कंपनी अपना एक एसोसिएट कंपनी फॉरेन में या इंडिया में ओपन करती है। और एसोसिएट कंपनी में क्या होता है, वो लोग दिखाते हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा लॉसेस हो रही है, हमने ज्यादा परचेस किया है। तो बेसिकली वो इंडिया में प्रॉफिट कम दिखाना चाहते हैं, लो प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, ताकि उनको कम से कम टैक्स इंडिया में देना पड़े और हाई प्रॉफिट का पार्ट वो टैक्स हेवन में ट्रांसफर कर सके। तो इस टाइप की जो एक्टिविटी होता है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होती है। हेलो सर। हाँ, जिनके सेक्शन नंबर भी होते हैं सर, क्या ये पॉइंट है, इनके सेक्शन नंबर भी होते हैं। सेक्शन नंबर? वो आपका जब आप डायरेक्ट टैक्स जब करेंगे, ये बेसिकली अभी पार्ट वन बताया, ये आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन के रिगार्डिंग है। मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता था कि रिलेटेड पार्टी होता क्या। और सबसे ज्यादा इसमें नीड होता है कि किसी पर्सन के पास जब तक डीआईएन नंबर नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, तब तक वो उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है। यस सर। और सेकंड क्या है कि वो किसी भी कंपनी में कोई भी पर्सन एट ए सेम टाइम में 20 कंपनी से ज्यादा है ना, उससे ज्यादा में वो डायरेक्टर नहीं बन सकता है। जैसे आप गुरमीत एग्जांपल ले लो, गुरमीत है, उसके पास सब क्वालिफिकेशन है, सब कुछ क्वालिफिकेशन है, उसके बाद डीआईएन नंबर है, तो वो मैक्सिमम एट ए सेम टाइम में वो 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं बन सकता है। जैसे आप रिलायंस में भी है, टाटा में भी है या और भी कंपनी में है, तो मैक्सिमम आप 20 कंपनी में ही बन सकते हैं एट द सेम टाइम।
अगला कंडीशन या डिस्क्वालिफिकेशन ये होता है कि यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका जो आईटीआर होता है वो भी चेक की जाती है। यदि आप लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर तक आप अपना आईटीआर नहीं फाइल कर पाते हैं तो आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये भी चेक की जाती है कि आप सही से अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं कि नहीं, आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं। अगला कंडीशन है कि आपने कहीं से लोन लेके रखा है, ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया है या आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने पैसा लिया है और आप लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपका सिविल स्कोर डैमेज हो रही है। यस सर। यदि आप लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाए हैं, आप मिस हो गए हैं, तो आप किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो बहुत कुछ देखना होता है एक कंपनी का डायरेक्टर्स बनने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनी होती है, सब जितने भी बड़ी कंपनी तो सबको डायरेक्टर्स ही चलाते हैं। और किसी भी कंट्री में जो बिजनेस होती है वही उसका बेसिक ग्रोथ का पार्ट होता है। हेलो सर, हाँ, जी एक बात बताओ जी, अगर कोई सामान इंस्टॉलमेंट में ले रखा हो कंपनी से तो उसकी 1-2 महीने इंस्टॉलमेंट जमा ना करे तो उससे कोई फर्क पड़े? इंस्टॉलमेंट में मिला है, यदि आप नहीं पेड कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं। तो मतलब अगर किसी भी एक कंपनी। जी हाँ, आप यदि कोई भी गुड्स आपने परचेज किया है ना, या कहीं जी बैंक से आपने लोन लिया है और आप उसका लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या इंस्टॉलमेंट आप पेड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिफॉल्ट घोषित की जाएगी और आप किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। ठीक है? जी सर। हाँ, हेलो बताइए। जी, अगर हम जो है ना जमा ना कर पा रहे फिर उससे कोई प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, यदि आप पेमेंट नहीं कर पाते, जमा नहीं कर पाते तो वो इशू हो जाएगी मतलब। जब्त हो जाएगी? आप आपका क्वेश्चन क्या है? जी बताइए, आप अपना क्वेश्चन बताइए। साउंड जा रहा है आपके पास मेरा? कट कट के आ रहा है। सबके साथ यही है, सबके साथ साउंड कट ही जा रहा है मेरे। नहीं सर, आ रहा है क्लियर। नहीं सर। क्लियर है? क्वेश्चन आपका क्या है बताइए, आपका साउंड कट गया। शायद आपका नेट का इशू है। चलिए आगे चलिए। तो मैं आपको ये यहाँ पे बताया हूँ कि यदि आप कहीं से लोन लिए हैं या इंस्टॉलमेंट में आपने कुछ परचेज किया है, आप उसका रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स बनने के लिए। ओके सर, ओके। एक आप वर्ड सुनते हैं या सुने होंगे, एक होता है रिमूव कर, है ना, और एक आपका रिजाइन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सर रिजाइन रिमूव रिमूव और रिजाइन
रिजाइन तो अपने हम कोई एम्प्लॉय अपने मन से देता है सर। हाँ सर रिजाइन तो होता है कि कोई एम्प्लॉय अपने मन से देता है, कि जैसे मेरे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो रेजिग्नेशन लेटर लिख के दे देगा उसको, अपने मालिक को, जो उनका उसका बॉस होगा। और जो आपने कहा रिमूव करना उसको फायर कर देना, मतलब उसको खुद जो उसको निकालते हैं खुद कंपनी वाले, तो रिमूव करना और उसमें दोनों में ये फर्क है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, इस दोनों केस में, रिमूवल में या डिसमिस में, मतलब डिसमिस या रिजाइनेशन में, रिजाइन में, दोनों में क्या होता है, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो एग्रीमेंट है या जो रिलेशन है वो वहां से हट जाती है, कट हो जाती है। लेकिन दोनों का कुछ पार्ट ये है, आपने बिल्कुल सही बताया। तो रिजाइन में क्या होता है कि कोई इम्प्लॉई है ना, मान लेते हैं उज्जवल कहीं पे काम करता है, वो खुद से चाहता है कि हम कंपनी को छोड़ते हैं ना, कंपनी हमें पसंद नहीं है, या उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, तो वो जो लेटर वो कंपनी को देगा वो रिजाइनिंग लेटर होगी। और जब कंपनी से उज्जवल को हटा दी जाएगी, डिसमिस की जाएगी, वो रिमूवल हो गई। तो दोनों केस में आपने देखा है कि इम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का जो रिलेशनशिप था वो वहां से कट हो गया है। तो सेम ऐसे ही कंडीशन होती है, कंपनी के कोई भी डायरेक्टर कभी भी जब चाहे वो कंपनी में अपना रिजाइन दे सकता है, रिजिग्नेशन लेटर दे करके वो कंपनी से हट सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि यदि आपने आज दिया कल आप हट गए, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए नोटिस पीरियड का वेट करना होता है। सर वो तो आप जब कंपनी ज्वाइन की पॉलिसी होती है करेंगे, ना, कि कम से कम आपको 3 महीने तो नौकरी करनी पड़ेगी, या फिर आपको रिजाइन दे रहे हो तो कम से कम उसके 1 महीने बाद तक आपको नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी सैलरी काट लेंगे वो, हाँ हाँ, या फिर बॉन्ड आप भरवा के कंपनी रखते में हैं। यदि, मैं बता दूं, यदि आप कंपनी में रिजाइन देते हैं तो आपको एक नोटिस पीरियड का सर्व करना होता है। नोटिस पीरियड, जैसे मान लेते हैं आज आपने रिजाइन दिया, तो कंपनी की यदि पॉलिसी है 20 डेज का, तो आप 20 डेज के बाद ही कंपनी को लीव कर सकते हैं। यदि आप बीच में करेंगे तो ना तो आपको सैलरी स्लिप मिलेगी, ना आपका एक्सपीरियंस लेटर मिल पाएगा, और हो सकता है आपका कोई लीगल एक्टिविटी भी हो जाए। तो आपको नोटिस पीरियड सर्व करके ही आपको वहां से हटना होता है। तो सेम कंडीशन किसी कंपनी में डायरेक्टर्स के लिए भी होता है। यदि कोई डायरेक्टर चाहे कि हम कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, रिजाइन देना चाहते हैं, तो वो अपना जो रिजाइन जो लेटर है वो 30 डेज पहले उसको देना होता है। यदि आपको 1 मंथ बाद कंपनी को लीव करना है तो आप आज ही रिजाइनिंग लेटर देंगे कंपनी, तो 30 डेज पहले देना होता है। रिमूवल में क्या होता है, कंपनी आपको फिर बताएगी कि आपको अगले मंथ से, या जो आपके नोटिस पीरियड होता है उसके बाद अब मतलब कंपनी बोलेगी कि आप कंपनी को लीव करेंगे। तो मैंने दोनों पॉइंट आपको ही बताया कि रिमूवल में कंपनी आपको बोलती है हटने के लिए, रिजाइन में आप खुद बोलते हैं कि हम कंपनी से लीव करना चाहते हैं। तो कोई भी कंपनी में यदि डायरेक्टर्स को मूव करना है, रिमूवल करना है, तो कंपनी वैसे ही मूव नहीं करेगी कि आप कल से नहीं आना या 1 मंथ के बाद नहीं आना। उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास की जाती है बोर्ड मीटिंग में। जब पास हो जाएगी तभी कंपनी किसी डायरेक्टर को हटा सकती है। और उस मीटिंग में, उस रिजोल्यूशन में वो दिखाना होता है कि हम किसी डायरेक्टर को क्यों हटा रहे हैं, क्यों उसको मूव कर रहे हैं, उसका क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या उसका एक्टिविटी था। कोई भी कंपनी किसी डायरेक्टर्स को ऐसे ही नहीं हटा सकता है। लेकिन कोई डायरेक्टर खुद चाहे जब चाहे तो वो रिजिग्नेशन लेटर दे सकता है। आई बात समझ में?
ये कुछ पॉइंट ये सब था, ज्यादा ये आपके लिए भी एक बड़ी अच्छी पॉइंट है। आप इसको देखिए, 1 मिनट का आपके पास टाइम देखिए तो ये क्या समझ है आप इसको देखकर, उसके बाद मैं इसको फिर से समझाता हूँ। व्हाट इज द मैनेजिंग डायरेक्टर इन एनी कंपनी, इसका क्या रोल होता है कंपनी में। चलिए यहाँ पे देखिए, आप बताओ, आप गुरमीत जी आप में से कोई बताओ, आपने अभी क्या ये ना मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता सर नहीं समझ आया मुझे। है? चलिए मैं बता दूं। अभी तक हमने देखा डायरेक्टर्स का बहुत से डिफरेंट टाइप से देखा। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते क्या है। वो डायरेक्टर्स जो कंपनी में मैनेज करते हैं, मतलब बिजनेस की सारे एक्टिविटी को वो देखते हैं। बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है सब उनके कंट्रोल में होता है, तो ऐसे पर्सन को मैनेजिंग डायरेक्टर्स बोला जाता है। उस उस पर्सन के पास कंपनी के जो मैनेजमेंट लेवल के जो पावर्स होते हैं वो उस पर्सन के पास होता है। अब मैनेजमेंट लेवल का पावर क्या हो गया, तो अब सिंपल में एग्जांपल, आप यदि किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है तो आप उस कंपनी के आर्टिकल में कुछ चेंज करवा सकते हैं। कंपनी के जो आर्टिकल होता है उसमें कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का क्या रिलेशनशिप होगा, कंपनी किसके साथ गुड्स परचेज करेगी, कंपनी की कहाँ कहाँ ब्रांचेज होगी, तो हर एक एक्टिविटी उस आर्टिकल्स में लिखा होता है उस कंपनी का। तो आप यदि आप मैनेजिंग डायरेक्टर है उस कंपनी में तो आप उसमें कुछ चेंज करवा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड, यदि आप किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है तो आप किसी दूसरे कंपनी से अपने कंपनी के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप गूगल के मान लेते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। अब अब गूगल के मैनेजिंग डायरेक्टर है, आपको फेसबुक कंपनी से कुछ डीलिंग करना है, कुछ बातचीत करना है, तो कंपनी कंपनी कैसे जाएगी, कंपनी अपने बिहाफ पे किसी को भेजेगी, तो गूगल अपने बिहाफ पे आपको भेजा है कि मैनेजर आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो। फेसबुक का मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा, दोनों आपस में डील करेगा। तो ये पावर किसके पास होता है, कंपनी के बिहाफ में किसी से मीटिंग करने का, किसी से कोई एग्रीमेंट करने का, तो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास होता है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो बिजनेस के जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटी होता है उस सब में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि कंपनी के जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें वो मॉडिफाई करा सकता है, चेंज करा सकता है। सेकेंड, वो किसी दूसरे कंपनी के साथ अपने कंपनी के लिए एग्रीमेंट बनवा सकता है। उसके बाद कंपनी में जो रिजोल्यूशन पास होती है वो उस पे अप्रूव करेगा, तो उसके बाद वो पास होती है। तो रिजोल्यूशन पास कराने के लिए भी मैनेजिंग डायरेक्टर का सपोर्ट चाहिए, वहां पे उसका सिग्नेचर ये सब चाहिए। हमने क्लास में स्टार्टिंग में आपको एक बताया था कंपनी का फीचर में कॉमन सेल है, किसी को याद है कॉमन सेल क्या होती है?
तो मैंने बताया था कि कॉमन सील जो है जस्ट लाइक एज ए सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो किसी डॉक्यूमेंट में कॉमन सील कौन यूज करेगा, स्टाम्प कौन लगाएगा कंपनी के बिहाफ पे? तो जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा कंपनी में, वो किसी डॉक्यूमेंट पे कंपनी का स्टैम्प करेगा, कॉमन सील उसका यूज करेगा। जी सेकेंड, सर, कंपनी, सर डायरेक्टर कर सकते हैं। अच्छा, ये भी डायरेक्टर ही है, ये भी हाँ तो डायरेक्टर। ठीक है, मैं फिर से बता दूं। हाँ, सेकेंड ये है कि कंपनी का बैंक अकाउंट है, कंपनी के पास चेक मिला हुआ है, तो उस चेक पे सिग्नेचर किसकी होगा, कौन कर सकता है? तो कंपनी के बिहाफ पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो होगा वो चेक पे साइन कर सकता है। और भी बहुत से पावर मिलता है मैनेजिंग डायरेक्टर्स को। यदि कंपनी शेयर इशू करती है तो हर एक शेयर होल्डर्स को सर्टिफिकेट दी जाती है शेयर का, तो उस सर्टिफिकेट पे भी मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन होता है। ये कुछ पावर मैंने आपको बताया मैनेजिंग डायरेक्टर का क्या पावर होता है। अब बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, उसका क्या पावर है? चल, सबसे पहले आप ये समझिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि वो ऐसे डायरेक्टर्स जो कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग काम करते हैं, इसे मैनेजिंग डायरेक्टर बोला जाता है। वो क्या क्या काम कर सकता है कंपनी में, क्या क्या उसके पास पावर है, तो आप ऐसे उसको बता सकते हैं, ऐसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कंपनी के जो भी आर्टिकल्स होते हैं उसमें वो या तो चेंज करवा सकता है या मॉडिफाई करवा सकता है। ये पावर केवल किसके पास है? ओनली मैनेजिंग डायरेक्टर के पास। सेकेंड, उसके पास क्या पावर है? वो किसी कंपनी, वो अपने कंपनी के लिए किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर सकता है कि हमें इतना मटेरियल चाहिए, या हम आपसे इतना लोन लेना चाहते हैं, या हम आपकी कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये सब एग्रीमेंट करने के लिए कंपनी के बिहाफ में मैनेजिंग डायरेक्टर करता है। थर्ड है, यदि कंपनी में कोई स्पेशल मीटिंग होती है, कोई रिजोल्यूशन पास करनी होती है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का सिग्नेचर होता है। जब तक मैनेजिंग डायरेक्टर अप्रूव नहीं करेगा वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पास और भी पावर होते हैं कि कंपनी का कॉमन सील वो यूज कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर के लिए, स्टैम्प करने के लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का कॉमन सील यूज कर सकता है। कंपनी के बैंक का एक्सेस भी मैनेजिंग डायरेक्टर के पास होता है। वो चेक पे साइन कर सकता है, चेक से साइन करके वो बैंक से पैसा ट्रांसफर करवा सकता है। ये सब पावर किसके पास है? मैनेजिंग डायरेक्टर के पास। कोई पर्सन या कंपनी जब शेयर इशू करती है तो शेयर होल्डर को एक सर्टिफिकेट दी जाती है, तो उस सर्टिफिकेट पे मैनेजिंग डायरेक्टर का साइन होता है, एमडी। ये पावर होता है किसी कंपनी में एमडी का। एक आपका होता है होल टाइम डायरेक्टर। ये जो होल टाइम डायरेक्टर्स है या फुल टाइम जो डायरेक्टर्स है, ये किसी काम उस कंपनी का एम्प्लॉय माना जाता है। वो कंपनी का हर एक एक्टिविटी को देखता है, जैसे फाइनेंस हो गया, शेयर परचेज हो गया, है ना, बैंक का कुछ ट्रांजेक्शन हो गया, वो हर रिकॉर्ड को देखता है होल टाइम डायरेक्टर्स।
अभी मैंने आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बताया और एक होता है इसका मैनेजर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे किसी कंपनी में मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है, कंपनी को कैसे मैनेज करना है, कंपनी को कैसे ग्रो कराना है, कैसे उसमें उसके लिए मैनेजर वहाँ पे काम। और एक बहुत से पॉइंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर के लिए किनका माइक अनम्यूट है जी? गुरमीत अपने आप को म्यूट म्यूट कीजिए। तो किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर कब बनेगा, फुल टाइम डायरेक्टर कब कब उसका अपॉइंटमेंट होगा, या मैनेजर का कब होगा? ये भी एक अलग टाइप की पॉइंट है, मतलब काफी अच्छी पॉइंट है। उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अभी सिटिंग फी ऑफ डायरेक्टर है, लंबा है, एक क्लास चलेगी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? तो आप में से रिवाइज एक बार करो, अभी आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, आप में से बताओ, कोई भी बताओ आप। हम बताओ। हाँ बताइए। आप बताओ। लोग को लोग को बताओ। वहाँ लोगों को 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 करा करो लोगों को कहता लोग लोग ठीक है बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो उस सबका आप नोट बनाएंगे ना, जो भी चीज बताया गया है उसको आप सही से याद रखिएगा, बहुत आगे काम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए टाइम 한국어